तो जरा कल्पना कीजिए एक सरकारी दफ्तर की। एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी अपनी मेज पर बैठे हैं। उनके सामने ना एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट पड़ी है जो उन्होंने बड़ी मेहनत से तैयार की है, लेकिन उनके माथे पर पसीना है। और पसीना क्यों है? क्योंकि अचानक से ऊपर से एक सरकारी आदेश आ गया है कि आज से दफ्तर का सारा काम, हर एक कागज सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हिंदी में होगा। बिल्कुल। अब वो अधिकारी महोदय परेशान है। मतलब पूरी जिंदगी प्लीज फाइंड अटैच्ड और फॉर योर अप्रूवल लिखने वाले हाथ अब कांप रहे हैं। वो डिक्शनरी पलटते हैं, कुछ समझ नहीं आता। हाँ, और अंत में हार कर वो अपनी पूरी अंग्रेजी रिपोर्ट के ऊपर ना एक छोटी सी पर्ची स्टेपल कर देते हैं जिसपे हिंदी में लिखा होता है, महोदय प्रतिवेदन संलग्न है। और बस चैन की सांस लेते हैं कि चलो काम हो गया, है ना? मतलब ये जो दृश्य है ये सुनने में किसी कॉमेडी फिल्म का हिस्सा लगता है, लेकिन आज की इस खास चर्चा में हम इसी पाखंड की परतों को उधेड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा। आज का हमारा ये गहरा अध्ययन मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के एक बेहद तीखे लेख हिंदी और हिंदी इंग्लिश पर आधारित है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि जब किसी भाषा को एक औजार की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उसे जबरदस्ती समाज पर थोपा जाता है ना, तो जमीन पर कैसे कैसे विरोधाभास पैदा होते हैं। एकदम। और ये इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है। ये सत्ता, पहचान, रोजगार और हमारी असुरक्षाओं से भी जुड़ी हुई है। हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम इस दिलचस्प विश्लेषण में और गहराई तक जाएं, मैं सुनने वालों के लिए एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। परसाई जी के इस लेख में ना 60 और 70 के दशक की राजनीति का जिक्र है। हाँ, वो राजनीतिक माहौल काफी अलग था। बिल्कुल। मतलब इसमें मुलायम सिंह यादव जी के आदेशों से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आंदोलनों तक और गुलजारीलाल नंदा जी से जुड़े कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख है। इसमें समाजवाद, गोरक्षा और भाषा की राजनीति जैसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणियां हैं। सही बात है। और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं। एकदम नहीं। हम पूरी तरह से तटस्थ हैं। हमारा काम केवल परसाई जी के उस चश्मे को समझना है जिससे वो समाज के इस भाषाई नाटक को देख रहे थे। हाँ, हम यहाँ इतिहास या राजनीति के फैसले नहीं कर रहे हैं, बल्कि मानव व्यवहार और भाषा के बीच के उस जटिल रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उस दफ्तर वाले दृश्य पर जहां से हमने शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जब ये सख्त आदेश निकाला ना कि सरकारी कामकाज में सिर्फ हिंदी चलेगी, तो प्रशासन में हड़कंप मच गया था। हाँ, और जिस किस्से का आपने शुरुआत में जिक्र किया वो दरअसल मध्य प्रदेश के भूतपूर्व प्रधान सचिव आरपी नरोन्हा का है। नरोन्हा साहब जैसे बहुत से अधिकारी अंग्रेजी में ही काम करते थे, लेकिन आदेश का पालन दिखाने के लिए ऊपर से हिंदी की पर्ची चिपका देते थे। अच्छा, इस बात को थोड़ा और खोलते हैं। मतलब नरोन्हा साहब की एक और मजेदार कहानी है ना? अरे हाँ, वो किस्सा तो बहुत ही मजेदार है। जब नरोन्हा साहब ने एक बार सचमुच में अपना सारा काम शुद्ध हिंदी में करने की कोशिश की, उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट हिंदी में लिखकर तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्र को सौंप दी। और फिर क्या हुआ? जब नरोन्हा ने मिश्र जी से पूछा कि उन्हें वो हिंदी टिप्पणी कैसी लगी, तो मिश्र जी ने बड़ा ही व्यंग्यात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिंदी पढ़कर तो मैं अपनी हिंदी भी भूले जा रहा हूँ। बाप रे। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जैसे हम किसी बहुत पुरानी अंग्रेजी दवा की बोतल पर एक नया चमचमाता हुआ शुद्ध हिंदी का लेबल चिपका दें। हाँ, बिल्कुल सटीक तुलना है ना? सोचने वाली बात है कि मरीज को लगता है कि दवा बदल गई, लेकिन अंदर का केमिकल फॉर्मूला तो वही अंग्रेजी वाला है। और जब सच में कोई नई हिंदी दवा बनाने की कोशिश की जाती है तो वो इतनी कड़वी होती है कि खुद डॉक्टर भी उसे पचा नहीं पाता। एकदम। और खतरनाक बात यह है कि अगर वो हिंदी लेबल वाली दवा काम ना करे तो दोष भाषा पर मढ़ दिया जाता है कि हिंदी में तो काम हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो ये लोग तो बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि दक्षिण भारत के लोग जब हिंदी बोलते या लिखते हैं तो उनका व्याकरण बहुत स्पष्ट होता है, लेकिन खुद हिंदी भाषी लोग अपनी ही भाषा में काम करने से इतना घबराते क्यों हैं? यही वो बिंदु है जहां परसाई जी का विश्लेषण बहुत ही पैना हो जाता है। वे इसे ना आ जाती है
किस सिद्धांत से समझाते हैं? आ जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, दक्षिण भारतीय लोग या अहिंदी भाषी लोग जब हिंदी के संपर्क में आते हैं तो वे इसे बाकायदा एक विषय के रूप में सीखते हैं। वे शब्दकोश उठाते हैं, व्याकरण रटते हैं, लेकिन हिंदी भाषियों को लगता है कि उन्हें हिंदी तो बस आ जाती है। अच्छा, मतलब क्योंकि वो उसी माहौल में पैदा हुए हैं तो उन्हें लगता है कि कुछ और प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। बचपन से सुनकर एक काम चलाओ हिंदी तो आ जाती है, लेकिन वो दफ्तर के तकनीकी काम या कानूनी ड्राफ्टिंग के लिए काफ़ी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा को कभी गंभीरता से पढ़ा ही नहीं। हाँ, शब्दकोश बहुत सीमित होता है उनका। एकदम। जब अचानक उनसे उम्मीद की जाती है कि वो प्रशासन का कोई जटिल काम शुद्ध हिंदी में करें, तो वे अटक जाते हैं। वे नए शब्द गढ़ने की जहमत ही नहीं उठाना चाहते, और इसीलिए अनुवाद ऐसा करते हैं जो हास्यास्पद हो जाता है। मतलब बिना मेहनत के जो चीज मिल जाती है हम उसे हल्के में ले लेते हैं। खैर, ये तो हुई बंद कमरों की बात। अगर हम सड़कों पर चलें तो मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ओहो, सड़कों पर तो अलग ही नाटक चलता है। हाँ, मतलब जब भाषा का मुद्दा एक तार्किक फैसले की बजाय एक उग्र भावनात्मक आंदोलन बन जाता है। लेखक ने यहाँ डॉक्टर लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का बहुत ही बारीकी से जिक्र किया है। हाँ, और ये वो समय था जब भाषा को लेकर एक अजीब सा राजनीतिक उफान आया हुआ था। समाजवादी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। उनका तरीका ये था कि वो बाजारों में घूमते थे और अंग्रेजी साइन बोर्ड पर कालिख पोत देते थे। और इसी माहौल के बीच ना एक दुकानदार की कहानी आती है। एक दुकान थी जिसका नाम बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखा था, मॉडर्न स्टोर्स। अब बेचारे उस इंसान का सारा बिजनेस, बैंक खाते सब मॉडर्न स्टोर्स के नाम से चल रहा है। हाँ, अगर वो डर कर नाम आधुनिक भंडार कर दे तो रातों रात उसका व्यापार तो चौपट हो जाएगा ना, कोई ग्राहक पहचान ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो उस होशियार दुकानदार ने क्या किया, उसने बहुत ही शांति से रातों रात पेंटर को बुलाया और उसने नाम आधुनिक भंडार नहीं रखा, बल्कि देवनागरी लिपि में लिखवा दिया, मॉडर्न स्टोर्स। अरे वाह, ये तो मास्टर स्ट्रोक था। मतलब शब्द वही अंग्रेजी का रहा, बस कपड़े हिंदी के पहना दिए। है ना? और मजे की बात यह है कि आंदोलनकारी भी संतुष्ट हो गए। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि ये जो भाषा को लेकर अचानक इतना गुस्सा दिखता है, ये कितनी जल्दी शांत भी हो जाता है। ऐसा क्यों? परसाई जी ने इस स्थिति को समझाने के लिए प्रेशर कुकर का उदाहरण दिया है। जरा सोचिए, जब कुकर में सब्जी पक रही होती है, अंदर भाप बनती है, दबाव बढ़ता है। हाँ, और फिर सीटी बजती है। एकदम, एक तेज आवाज के साथ सीटी बजती है, भाप बाहर निकलती है और कुकर शांत हो जाता है। भाषा की ये आंदोलन बिल्कुल उसी भाप की तरह होते हैं। एक आध दिन का आंदोलन चलता है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं कि हिंदी खतरे में है, और सीटी बज जाती है, भावनाएं बाहर निकल जाती हैं और फिर सब अपने पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं, क्योंकि भाषा कोई शर्त तो है नहीं जिसे आप एक दिन में बदल लें। सही बात है। भाषा का विकास एक धीमी प्रक्रिया है। इसे नारों से या कालिख पोतने से नहीं बदला जा सकता। लेकिन अगर ये सब सिर्फ कुकर की भाप है तो इसे जिंदा कौन रखता है? यहीं से हम हिंदी सेवकों की मानसिकता पर आते हैं। और यहाँ परसाई जी का व्यंग अपनी चरम सीमा पर है। वे इन तथाकथित हिंदी सेवकों की तुलना गोभक्तों से करते हैं। ये तुलना सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है किसी को भी। मतलब गाय और भाषा का क्या लेना देना? लेना देना उस तरीके से है जिस तरह से दोनों का राजनीतिकरण होता है। दोनों ही मामलों में भावनाओं को भड़काने का तंत्र एक जैसा है। जैसे गोभक्त मंच से नारे लगाते हैं कि गाय हमारी माता है, ठीक उसी तरह हिंदी सेवक कहते हैं कि हिंदी भारत माता के भाल की बिंदी है। लेकिन जमीन पर सच्चाई बिल्कुल उलट होती है। मतलब गौशालाओं में जो चंदा आता है वो बीच के लोग डकार जाते हैं, और जो बेचारी असली बूढ़ी गाय होती है उसे डंडे मारकर भगा दिया जाता है। और असल भाषा वहीं की वहीं अनाथ पड़ी है। इसी बात को समझाने के लिए परसाई जी ने एक ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र किया है, ताकि ये साबित हो सके कि जब भावनाओं का दोहन होता है तो असली मुद्दा कैसे गायब हो जाता है। हाँ, उन्होंने उस घटना का उल्लेख किया है जब संसद पर साधुओं का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि गोलियां तक चलानी पड़ी। और नतीजा क्या निकला? तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा, जिन्हें गौरक्षक छवि का माना जाता था, उन्हें अपने पद से हटना पड़ा। इस प्रसंग से परसाई जी का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि चाहे मुद्दा गोरक्षा का हो या भाषा का, जब वो राजनीतिक उन्माद बन जाता है तो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। बिल्कुल।
और जब संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था तो इन हिंदी सेवकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। हिंदी की विजय जैसे उन्मादी नारे लगाए गए। और सुनने वालों के लिए ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि जब उत्तर भारत में ये विजय के नारे गूंज रहे थे तो देश के बाकी हिस्सों पर इसका क्या असर हो रहा था? हाँ, असर बहुत ही विनाशकारी था। इन उन्मादी नारों ने जोड़ने की बजाय डराने का काम किया। गैर हिंदी भाषी राज्यों को लगने लगा कि ये हिंदी साम्राज्यवाद है। जाहिर है कोई भी अपनी मातृभाषा को छोड़कर जबरदस्ती किसी और भाषा के सामने झुकना पसंद नहीं करेगा। एकदम। इस अति उत्साह ने हिंदी का बहुत बड़ा नुकसान किया। जो हिंदी आज़ादी के दौरान पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रही थी, इन हिंदी सेवकों के अहंकार ने उसे एक विवादित विषय बना दिया। अब यहाँ से हम उस मुकाम पर आते हैं जो सबसे बड़ा पाखंड है। मतलब जो हिंदी सेवक मंच पर हिंदी के लिए जान देने की बात करते हैं, जब उनके खुद के बच्चों की बात आती है तो वो क्या करते हैं? यही वो सच्चाई है जो सबसे ज्यादा चुभती है। परसाई जी बहुत स्पष्टता से लिखते हैं कि हिंदी की जय जयकार करने वाले इन नेताओं और बड़े अफसरों के अपने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं सबसे महंगे अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट्स में। मतलब जनता के बच्चों के लिए शुद्ध हिंदी और अपने बच्चों के लिए फर्राटेदार अंग्रेजी, ताकि वे आगे चलकर उन्हीं जनता के बच्चों पर राज कर सकें। बिल्कुल। और हमारा पूरा मध्यम वर्ग भी इसी असुरक्षा का शिकार है। लोग अपना पेट काटकर बच्चों को महंगी अंग्रेजी नर्सरी में भेज रहे हैं, जहां उन्हें जैक एंड जिल रटाया जाता है। और जब आप किसी कट्टर हिंदी समर्थक से पूछते हैं कि भाई आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में क्यों भेज रहे हैं, तो स्रोत में जो जवाब दिया गया है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। हाँ, वो जवाब किसी को भी झकझोर सकता है। एक हिंदी सेवक बड़ी ही बेशर्मी से जवाब देता है, लड़कों को हिंदी पढ़ाकर क्या उनकी जिंदगी खराब करना है? बाप रे, ये सुनकर तो दिमाग सुन हो जाता है। मतलब ये तो उस रसोइये की तरह है जो दुनिया को कहता है कि मेरा पकाया खाना खाओ, लेकिन खुद छुपकर अपने बच्चों को विदेशी रेस्तरां में खिलाता है। क्या बात है, एकदम सही एनालॉजी है। वो रसोइया जानता है कि उसका खाना पोषण नहीं दे सकता, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। तो इतनी आलोचना देखने के बाद सवाल ये है कि सही रास्ता क्या है? परसाई जी सिर्फ समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। उनका सबसे पहला सुझाव क्या है? उनका सबसे जरूरी सुझाव यह है कि हमें भाषा में छुआछूत बंद करनी होगी। छुआछूत मतलब अगर कोई अंग्रेजी का शब्द हमारी आम बोलचाल में रच बस गया है ना, तो अहंकार छोड़कर उसे हिंदी का ही शब्द मान लेना चाहिए। जैसे इंजन शब्द। डॉक्टर रघुवीर ने बहुत कोशिश की संस्कृतनिष्ठ हिंदी शब्द गढ़ने की, लेकिन आम आदमी ने इंजन को इंजन ही कहा। बिल्कुल। विज्ञान और तकनीक के शब्द अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, उन पर जबरदस्ती संस्कृत थोपना बेमानी है। जिन शब्दों ने घर कर लिया है उन्हें खुले दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हिंदी का महत्व नहीं है। 1947 में विजय लक्ष्मी पंडित ने रूस में अपना अधिकार पत्र हिंदी में सौंपा था। हाँ, ये हिंदी के महत्व को दर्शाता है, लेकिन परसाई जी जमीनी हकीकत भी पहचानते हैं कि विश्व भाषा अंग्रेजी ही है। तो क्या अंग्रेजी को पूरी तरह खत्म करने का मतलब भारत को फिर से कूपमंडूक बना देना है? 100%। अंग्रेजी पश्चिम के ज्ञान और विज्ञान की खिड़की है। इसे अनिवार्य न करें, लेकिन ऐच्छिक रूप से ये उच्चतम स्तर तक उपलब्ध होनी चाहिए। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो भाषा कोई पूजने वाली निर्जीव मूर्ति नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के काम आने वाला एक औजार है। इसे नारों से नहीं, नए शब्दों को अपनाने से समृद्ध किया जा सकता है। एकदम सही। भाषा की ताकत उसके खुलेपन में है। तो एपिसोड का अंत एक गहरे सवाल के साथ करूंगी। कोई भी सोच सकता है कि अगर कोई भाषा अपनी शुद्धता के अहंकार में बाहरी शब्दों के लिए अपने दरवाजे बंद कर ले, तो क्या वो धीरे धीरे लोगों की जुबान से उतरकर सिर्फ किताबों और अजायब घरों की चीज नहीं बन जाएगी? क्या भाषा की असली ताकत उसकी शुद्धता में है, या उसके बहते पानी की तरह सब कुछ अपने अंदर समा लेने की क्षमता में? बहुत ही सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ इस खास गहरे अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।